कैन यू सी इट? टेल मी. Yes, sir. Good. So, did you enjoy the holidays? बस 2-3 दिन का हॉलीडे था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है. You got a good break. So let us start with the last act of your CA foundation, that is the Companies Act 2013. Let us just start with this act. आगे बढ़ने से पहले इस एक्ट में क्या क्या देखना है, बस इतना देखना है. टोटल 36 पेजेस का ये एक्ट है. वी विल रफली रिक्वायर, अगर हम लोग 1 आवर की क्लासेस लेते हैं तो वी विल रफली रिक्वायर लगभग 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे. दैट्स इट, एंड देन इट विल बी ओवर. सो लेट अस अंडरस्टैंड इस एक्ट में हमको क्या क्या देखना है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फीचर्स. अंडर फीचर वी हैव टू सी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक पार्ट है वही हमको यहाँ देखना है. पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ. परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड सो ऑन. लेट मी जस्ट सी वेदर आई कैन राइट हियर. नो, दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ओनली. Something is wrong with this application. Okay. The next concept we are going to see about the concept of corporate veil. Corporate veil में हमको देखना है company is different from its members. The next part under corporate veil we have to see veil can be lifted to disregard separate legal entity. मुझे आपसे जानना है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्पोरेट वेल? इसका मीनिंग जानते हो क्या आप? हाँ या ना में जवाब देना. कोई बात नहीं, आराम से आपको समझाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से. डोंट वरी अबाउट दैट. ये कैमरे का फोकस बिगड़ रहा है क्या? हाँ, नाउ इट्स ओके. नाउ देन वी गो टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हमको क्या क्या देखना है कि कैसे कंपनी को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एलएलपी एक्ट में हमने देखा था बॉस, आरओसी. तो आरओसी मेनली कंपनीज के लिए बना हुआ है, एलएलपी को तो जस्ट ऐड उधर किया हुआ है, तो वो वाली बात है. देन गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इजी फॉलो, फॉर इजी फाइलिंग फॉलो स्पाइस ई. बेसिकली ये क्या है बेटा? ये एक ऑनलाइन फॉर्म है कि जिससे आप कंपनी को इसी एक फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन डाल के कंपनी फॉर्म हो जाती है. तो सर वो कैसे होता है प्रैक्टिकली, वो सारी चीज़ देखेंगे जब हम लोग उस पार्ट पे जाएंगे. मैं आपको प्रैक्टिकली कंपनीज के वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली फॉर्म्स भी दिखाऊंगा कि रियल वर्ल्ड में कैसी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो कौन से फॉर्म्स भरे जाते हैं. तो ये स्पाइस के बहुत सारे फॉर्म है. स्पाइस का एमओए का फॉर्म है, एओए का फॉर्म एंड सो ऑन. टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल, उसमें भी हमको देखना है नॉमिनल, इशूड, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल. हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस बारे में जानो, बट मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है. पूरा स्क्रैच से हम लोग कॉन्सेप्ट को उठाएंगे. देन टॉकिंग अबाउट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, 2 शेयर की बात करेंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बातें होगी. मेमोरेंडम में क्या आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आएगा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आएंगी. तो ये है टोटल आपका कंपनीज एक्ट का सिलेबस. एंड अंडर इक्विटी शेयर विद यूनिफॉर्म राइट्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर भी होता है. बट अभी थोड़ा सा इसमें बेसिक्स में जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013. पहले तो इस बात को जानिए, अगर आपने 11th-12th में, हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये मेरे सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर हो सकता है कि ये वीडियो नॉर्थ साइड साउथ साइड के स्टूडेंट्स भी देखे और उन्होंने 11th-12th में एसपीए सब्जेक्ट उनके 11th-12th में शायद ना हो. आई एम टेलिंग शायद ना हो. तो उस केस में उनके लिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा. आई जस्ट वांट टू नो दैट, नॉट नो, आई वांट टू टेल देम दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी करके एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को 11th-12th में पढ़ाया जाता है. तो उसमें उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक बेसिक सा नॉलेज वहाँ पे आता है. बट उधर जो कंपनीज एक्ट पढ़ाते हैं दैट इज द कंपनीज एक्ट 1956. But what we are going to study in your foundation is the Companies Act 2013, the latest amended act. वैसे तो ये एक्ट ऑलरेडी अमेंड होके 2015 भी आ चुका है, बट अभी तक आपके सिलेबस में 2013 बोल रहे बिकॉज 2015 में एक मेजर अमेंडमेंट आया था, उसका नाम था कंपनीज एक्ट अमेंडेड 2015, ऐसा नाम है. बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस.
अभी आपको 2013 पढ़ना है, जब आप इंटर या फाइनल पे जाओगे वहां पे आपको 2015 पढ़वाएंगे। ओके, अब बोलोगे सर फिर मतलब क्या ये भी आउटडेटेड नॉलेज है क्या? नहीं, 2013 आज भी है, 2015 एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो कि अमेंडेड है, वो इंटर और फाइनल का सिलेबस है। अभी आपको सिर्फ 2013 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट अस थिंक एंड देखते हैं कि कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है, लाइक व्हाई पीपल गो टू फॉर्म कंपनी, क्यों कंपनी को फॉर्म किया जाता है, जरा देखिए इस बात को। तेरा अभी तक आपके सिलेबस में जो हमने ओवरऑल अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, सबसे पहले सिंपलेस्ट होता है प्रोप्राइटर। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोप्राइटर, जिधर एक ही आदमी है वो खुद ही सब कुछ करेगा, मालक चालक एक ही है, उसकी लायबिलिटी पूरी तरीके से अनलिमिटेड है। तो एक प्रोप्राइटर जो है, ये टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके बिजनेस का, ये छोटे बिजनेस के लिए अच्छा है। मतलब जहां पे आप हो, आपकी दुकान है, या आप हो आपका छोटा सा आपका बिजनेस है, उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत भी नहीं है। बिजनेस छोटा, तुम्हारी दुनिया छोटी, सब कुछ छोटा 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 छोटा। तो प्रोप्राइटरशिप उस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है कि जिधर बहुत एक्सपांशन नहीं है, मतलब आपका बिजनेस एक सिटी से बाहर भी नहीं है। इन दैट केस प्रोप्राइटरशिप इज ओके। अगर तुम्हारा बिजनेस का दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है, देन इन दैट केस पीपल गो एंड थिंक ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमने देखा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का डिटेलिंग करा, जहां पे हमने देखा कि आपको ये मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ स्टार्ट करनी है एंड मैक्सिमम आप 50 पार्टनर्स ले सकते हो, राइट। ये था पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप कौन से टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है? जहां पे आपका बिजनेस का दायरा मोर देन 1 सिटी है। मतलब जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो पुणे, मुंबई, नागपुर, धुले, नासिक, औरंगाबाद, एक ही स्टेट में बहुत सारे सिटीज में अगर तुम्हारा बिजनेस है और उस बिजनेस को संभालना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप चाहोगे कि और लोग आपके साथ जुड़े, और जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आप बड़ा काम कर जाते हो। मैच में भी स्पोर्ट्स हमको सबसे बड़ी चीज क्या सिखाता है? टीम वर्क। इट इज नॉट वन पर्सन दैन कैन अचीव मेनी ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। अगर आप ग्रुप में काम करोगे, सही से काम करोगे, तो आप बड़े से बड़े सक्सेस को हासिल कर सकते हो। ऐसा हमको स्पोर्ट्स सिखाता है। तो प्रोप्राइटरशिप सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए अच्छा है। आपका बिजनेस का दायरा और बढ़ गया, आप और लोगों को जोड़ना चाहते हो साथ में, तो द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विथ यू इज पार्टनरशिप। बट पार्टनरशिप में भी वही लायबिलिटी का प्रॉब्लम है कि अगर पार्टनरशिप हमको कुछ दिक्कत हो गया तो एवरी पार्टनर इज पर्सनली लायबल, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, फिर पार्टनरशिप के बाद कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज LLP। दैट इज कॉल्ड एज LLP, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि जिसमें कंपनी जितनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो पार्टनरशिप जितना ऐसा अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं है। इट इज सुटेबल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ पीपल। मतलब जहां पे आपको लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है बट आपको पार्टनरशिप वाला फ्रीडम भी चाहिए। लायबिलिटी भी लिमिटेड पर पार्टनरशिप वाला फ्रीडम भी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा LLP में। LLP थोड़ा सा और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मतलब उधर रजिस्टर किया नहीं किया चलेगा। नॉन रजिस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हमने ऑलरेडी उस एक्ट में देखे थे। बट प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, लाइफ में 95% पार्टनरशिप फर्म जो है वो नॉर्मली रजिस्टर नहीं करते, बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन का एक तो बहुत टाइम लगता है और उसमें खर्चा भी आता है। सो पीपल डोंट रजिस्टर देयर पार्टनरशिप। तो मतलब थोड़ा सा हैप हैजार्ड सा यहाँ पे वो मतलब काम चलाऊ काम होता है, 19-20 वाला काम होता है। LLP थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे आपके ऊपर ROC बैठा हुआ है, आपको उसको हर साल रिपोर्टिंग करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देना है, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का आपको उनको फाइल करना होता है। हमने देखा था LLP एक्ट में आपको एनुअल रिटर्न उनको हर साल फाइल करना है। अगर आप नहीं फाइल करोगे तो आप पे बहुत सारी हैवी पेनल्टी भी है, जहां पे मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 25,000 ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी है और LLP पे भी है। LLP कब काम में आती है? जब आप थोड़ा सा और बड़ा बिजनेस करते हो और आप लायबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहते हो, जब आपके बिजनेस का दायरा और बढ़ जाता है, मतलब व्हेन यू गो बियॉन्ड 50 पीपल, देन पीपल थिंक ऑफ फॉर्मिंग LLP कि भाई चलो LLP करते, थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड है, लीगलाइज्ड है, इसको रजिस्टर करना जरूरी है, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा, और मेन तो क्या कि लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। तो इस टाइप के नीड के लिए LLP अच्छा है।
तो अब बट इससे भी बड़ा आपको बिजनेस करना है, मतलब आपको इंडिया लेवल पे बिजनेस करना है। ऑल इंडिया इज योर मार्केट एंड नॉट ओनली इंडिया, द कंप्लीट वर्ल्ड इज योर मार्केट। अगर आपको इतने बड़े लेवल का बिजनेस करना है देन इन दैट केस आपको एलएलपी सूट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज आप खुद सोचो ना कि अगर आप इतने बड़े लेवल का बिजनेस करोगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 1000 लोग तो तुम्हारे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लीज टेल मी, if you are doing business on all over India basis, whether minimum 1000 people will work with you or not? Yes or no? Tell me. तो मिनिमम 1000 लोगों के साथ तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और जब इतने सारे लोगों के साथ आप काम करते हो ना, देन इन दैट केस यू नीड एक ऐसा आपको बिजनेस का फॉर्मेट चाहिए कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता हो। बिकॉज कोई भी बिजनेस प्रोसेस से बड़ा बनता है। आपको एग्जांपल देता हूं, जब भी मैं मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लेक्चर्स लेता हूं, जब भी मतलब बड़े लोगों से मैं मिलता हूं और उनको मैं ये करता हूं, क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग के वर्कशॉप जब मैं लेता हूं बिजनेसमैन के, तो वहां पे मैं हमेशा चीज कहता हूं कि आपको अपने बिजनेस को हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना है, पीपल ओरिएंटेड नहीं बनाना है। अब जरा इस डिफरेंस को आप समझिए, प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस एंड पीपल ओरिएंटेड बिजनेस। सी देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक प्रोसेस ओरिएंटेड और एक पीपल ओरिएंटेड। जो प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ा हो सकता है, स्केलेबिलिटी बिजनेस में आ सकती है। बट जो पीपल ओरिएंटेड बिजनेस है वो उनका दायरा छोटा रह जाएगा। लेट अस टेक एग्जांपल, अभी हमारे यहाँ पे छोड़ो, हमारे सिटी में कोई तो बर्गर वाला है, कोई तो एक छोटा सा बर्गर वाला है, वो बहुत ही बेस्ट बर्गर बनाता है। या फिर उसका एग्जांपल छोड़िए, इंदौर का एग्जांपल लेंगे। अगर आप कभी इंदौर गए तो वहां पे एक एरिया का नाम है 56 दुकान, जो कि चाट वाट खाने के लिए बहुत फेमस है। खाऊ गली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 56 दुकान एक अलग से एरिया है। वहां पे एक जॉनी हॉट डॉग करके एक शॉप का नाम है सॉरी, जॉनी हॉट डॉग करके एक शॉप का नाम है, जो बर्गर बेचता है बहुत बढ़िया। उसके बर्गर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से भी बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब ऐसी हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है वहां पे। छोटा सा शॉप है, लाइनें लगती है लोगों की वहां पे। उसका कॉस्ट मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से कम है, उसका साइज मैकडॉनल्ड के बर्गर से डबल है, उसका टेस्ट 100 नहीं 1000 गुना अच्छा है मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से। बट फिर भी जॉनी भाई का बिजनेस सिर्फ इंदौर तक सीमित है, मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है। क्या फर्क है? बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सॉरी। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जॉनी भाई का बिजनेस है पीपल ओरिएंटेड एंड मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस है प्रोसेस ओरिएंटेड। जॉनी भाई ये दुकान का भी नाम है, उस शॉप का भी नाम है, और जो बंदा उधर बर्गर बना रहा है वो खुद जॉनी भाई है उधर। तो जिस दिन जॉनी भाई बर्गर बनाते हैं उधर, उस दिन पूरा दुकान में भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो एकदम बेस्ट बर्गर बनाते हैं। पर जिस दिन उनकी तबीयत खराब है, या वो कहीं परचेसिंग के लिए गए, या किसी कारणवश वो दुकान पे नहीं आ पाते, तो उनका लड़का या कोई फैमिली मेंबर वहां पे बर्गर बनाते, तो उस दिन बर्गर में मजा नहीं आती। मतलब पीपल बोलते यार आज जॉनी भाई वाली मजा नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है, ये हो गया पीपल ओरिएंटेड बिजनेस, मतलब पूरा की पूरा बिजनेस किसी एक बंदे के स्किल पे डिपेंडेंट है। बट ह्यूमन लाइफ तो लिमिटेड है, एक ना एक दिन जॉनी भाई को तो जाना है, एक ना एक दिन उनको तो जाना है। फिर उनके बाद उस बिजनेस का क्या होगा? वो टेस्ट, वो बनाने का जो स्किल है वो तो उनके साथ चला जाएगा। यही हम लोग मैकडॉनल्ड्स में देखे। मैकडॉनल्ड्स तो यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में बर्गर बेच रही है। आपने भी कभी ना कभी उसका बर्गर खाया होगा, नॉट इन आवर सिटी बट सम इन अदर सिटी, यू विल ईट इन फ्यूचर सम टाइम, कभी ना कभी तो आप खाओगे। तो उसने क्या किया है, उसने बर्गर बनाने का जो अपना फॉर्मूला है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसको प्रोसेस ओरिएंटेड बना दिया। मतलब अब मैकडॉनल्ड्स का बर्गर का जो टेस्ट इंडिया में आता है वही टेस्ट यूएस में आ रहा है, वही टेस्ट चाइना में भी आ रहा है, वही टेस्ट श्रीलंका में भी आ रहा है, रशिया में भी आ रहा है, अफ्रीका में भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है? मतलब उन्होंने जॉनी भाई जैसा नहीं करा। जॉनी भाई ने पूरा बिजनेस अपने ऊपर ले रखा है, अपनी स्किल पे डिपेंडेंट है, तो बिजनेस छोटा रह गया। तो जॉनी भाई जैसे बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप से काम चल जाएगा। बट अगर आपको मैकडॉनल्ड्स के जैसा बिजनेस करना है, जो पूरे वर्ल्ड में आपको एक्सपांड करना है, तो आपको एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पे चलता हो, जो कि प्रोसेसेस पे चलता हो। बिकॉज
बिजनेस को इंसान छोड़ के जा सकता है, बिजनेस को प्रोसेस कभी नहीं छोड़ के जा सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? जॉनी भाई की लाइफ तो लिमिटेड है, बट आपने क्या सोचा है कि प्रोसेस की लाइफ थोड़ी लिमिटेड है। अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में, मतलब उनके स्टोर में जाओगे, तो वहां पे आपको सबसे पहले कोई तो बंदा आपको पूछेगा, सर वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ऐसा आपको वो लोग ग्रीट करेंगे। फिर आप उसको ऑर्डर देते हो, फिर आपको पीछे बहुत सारी मशीनरी लगी हुई दिखती है। तो आपका बर्गर एक इंसान नहीं बना रहा, एक इंसान का काम है सिर्फ वो जो ब्रेड है उसको बेक करना, दूसरे इंसान का काम है उस पर चटनी वटनी मार के उस पर टिक्की को लगाना, तीसरे पर्सन का काम है उस पर सॉस वॉस मार के उसको प्रॉपरली पैक करना, और चौथे पर्सन का काम है फ्रेंच फ्राइज को साथ में लाना, और एक और पर्सन होता है जो ये सारी चीजें कंपाइल करके आपको वहां पे टेबल पे सर्व करेगा, मतलब सेल्फ सर्विस का काउंटर पे आपको लाके दे देगा। तो एक मील बनाने के लिए 7 लोगों को लगा लिया वहां पे। तो आपने को सकता है अरे ये कितने पागल है, मतलब एक आदमी भी ये चीज बना सकता है। वहां पे जॉनी भाई हजारों लोगों का खाना खुद बना रहे, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि जॉनी भाई खुद इतना बिजी हो गए बिजनेस में कि उनका बिजनेस इंदौर तक सीमित रह गया। इधर उन्होंने 7 आदमी लगा लिए, ठीक है, जॉनी भाई एक दिन में 5000 बर्गर बेचते होंगे। मैकडॉनल्ड्स इंडिया का पता है आपको उनका फिगर कितना है? एक दिन में 15 लाख से भी ज्यादा बर्गर एक दिन में मैकडॉनल्ड्स इंडिया में बेचता है। अभी लॉकडाउन में तो बात अलग है, बट इन नॉर्मल कोर्स 15 लाख बर्गर एक दिन में। सोचो कहां से कहां बिजनेस जा रहा है। तो ये मजा होता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस का। तो जिंदगी में आपको बड़ा बिजनेस करना है तो प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए आपको एक प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लगेगा। आपका प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इनसे काम नहीं चलेगा। आपको एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि काफी ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो। रूल ना फॉलो करने पे जबरदस्त पेनल्टी ठोकते हो वहां पे, ताकि बिजनेस में कोई गलती ना करे। बिकॉज देखो मैकडॉनल्ड्स वाले रोज तो इंडिया आएंगे नहीं, बट उन्होंने कंपनी को ऐसा बना दिया है, उन्होंने अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया है कि हैवी पेनल्टी होती है गलती करने पे। ये उनका मैनेजमेंट का पार्ट है, बट कंपनी स्ट्रक्चर में वो आ गए। सो अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, जैसा मैंने बताया प्रोसेस ओरिएंटेड, उस टाइम पे ये सारे चीज गायब हो जाते हैं एंड यू रिक्वायर अ बिजनेस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल, स्ट्रिक्ट, प्रोसेस ओरिएंटेड और एक अच्छे रेगुलेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर में से कोई है तो वो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इसके रूल्स भी स्ट्रिक्ट है। तो इस टाइप के बिजनेस करके आपको जिंदगी में ग्रोथ भी आपकी होती है, ये चीज आपको समझनी है। तो कंपनी तभी फॉर्म करना जब तुम्हारा बड़ा बिजनेस करने का मन हो। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस करना है तो तुम्हारा एलएलपी, पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप से काम चल जाएगा। बट मैकडॉनल्ड्स के जैसा अगर बिजनेस बड़ा करना है तो तुमको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लगेगा। समझ लेना बात को। बिकॉज जब बिजनेस बढ़ेगा 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 तो बिजनेस में पैसा बहुत लगेगा, और जब बिजनेस में पैसा लगता है तो लाइबिलिटी की बात आती है। उस टाइप पे तुमको लाइबिलिटी को लिमिटेड रखना है, और सारे लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट चाहिए। बिकॉज जहां रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं वहीं पे प्रोग्रेस होती है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो ये उस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। मुझे बताना, क्या आपको बैकग्राउंड समझ में आया कि क्यों कंपनी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? आप देखो कोई भी बड़ा बिजनेस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही है। रिलायंस कॉर्पोरेशन कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, टाटा पावर लिमिटेड कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी है, इंफोसिस लिमिटेड कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भाई बड़ा बिजनेस करना है तो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन लगेंगे, और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ना केवल बिजनेस में बट गवर्नमेंट के साइड से भी। तो वो जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए बड़ा बिजनेस के लिए सूटेबल है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको बैकग्राउंड समझ में आया? प्लीज टेल मी। इसका बैकग्राउंड समझ में आना जरूरी है आपको कि क्यों कंपनी फॉर्म करना है, भाई करना क्यों है। तो ये था बैकग्राउंड। अब चलते हैं कंपनीज एक्ट पे। क्या लगता है आपको ये एक्ट कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा इंडिया में अगर कोई एक्ट है तो वो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, दैट इज डिफरेंट।
बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से अगर कोई एक्ट सबसे बड़ा है तो दैट इज द कंपनीज एक्ट। आपने पार्टनरशिप एक्ट को देखा, 100 सेक्शंस के अंदर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा, 100 सेक्शन के अंदर है। एलएलपी भी छोटा है, 100 सेक्शंस के अंदर है। कंपनीज एक्ट 400 से ज्यादा सेक्शन है, 470 सेक्शंस एंड सम शेड्यूल्स आर देयर। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली, 470 सेक्शन का ये एक्ट है, समझ रहे हो। और हर सेक्शन में अंदर सब सेक्शंस, हर सब सेक्शन में अंदर सब क्लॉजेस, मतलब समझ रहे हो एक्ट का दायरा कितना बड़ा है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो कंपनीज एक्ट में तभी खुद को रजिस्टर करना अगर तुमको बड़ा बिजनेस करना है, समझ गए। सो लेट अस सी कि ये एक्ट कितना बड़ा है। ये देखिए जो मैंने आपसे कहा वही लिखा हुआ है, 470 sections and 7 schedules. The Companies Act 2000 contains 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters. टोटल एक्ट कितने चैप्टर में डिवाइडेड है सर? 29 चैप्टर्स में। लॉ में होता है ना बेयर एक्ट, वो टोटल 29 चैप्टर में ये एक्ट डिवाइडेड है। अगर आप इसकी बेयर एक्ट की बुक लेने जाओगे तो ऐसी 3 मोटी मोटी बुक आती है कंपनीज एक्ट की। लॉ छोटा है, सॉरी लॉ तो बड़ा है ही, उसका इंटरप्रिटेशन उससे डबल है। फिर सोचो उस पे केस लॉ, उस पे मुकदमे चलेंगे, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। कंपनी लॉ इतना खतरनाक स्ट्रिक्ट है कि इसके लिए अपना अलग कोर्ट बनाया हुआ है, समझ गए आप। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एलएलपी में, पार्टनरशिप में झगड़ा होगा तो तुम नॉर्मल कोर्ट में जाओगे। कंपनीज एक्ट में झगड़ा होगा तो तुम लोग जाओगे एनसीएलटी में, दैट इज कॉल्ड एज कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। इनका अलग कोर्ट है अपना, मतलब समझ लो कितनी इज्जत है इनको, राइट। अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। और ये सिर्फ एक्ट नहीं है, इसमें रूल्स भी बहुत है। कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स ये अलग चीज है, एंड कंपनीज एक्ट 2013 ये अलग चीज है। तो ये और बड़ा हो गया, समझ गए इस बात को। ओके, अब ये कंपनीज एक्ट किस किस को अप्लाई होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्टार मार्क करो। किस किस को ये कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, एग्जामिनेशन के एंगल से जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू हुम डज कंपनीज एक्ट अप्लाई? सबसे पहले द प्रोविजंस एक्ट ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। व्हाट इज द प्रीवियस कंपनी लॉ बेटा? 1956 की बात हो रही है। तो सबसे पहले लाइन में बहुत सिंपल लिखा, ये एक्ट उन सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है जो इस एक्ट में रजिस्टर हुए हैं, या फिर वो सारी कंपनी जो 1956 एक्ट में रजिस्टर हुए थे। सर 1956 में कौन सा कंपनी रजिस्टर होगा? एकदम सिंपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज कब से है बिजनेस में? 50 सालों से भी ज्यादा। 2013 में ये आया, इससे भी ओल्ड वो कंपनी है, तो वो कौन से एक्ट में रजिस्टर हुआ रहेगा? 1956 में। बट क्या उस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। लिखा है ना लॉ, पहली लाइन में लिखा उन्होंने, ये एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर होगा, मतलब 2013 के बाद जो कंपनी रजिस्टर हुई उसको तो 2013 का एक्ट फॉलो कर रहा है, दैट इज वेरी सिंपल। बट जो पहले की कंपनीज एक्ट में एक्ट रजिस्टर हुई थी उसको भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पहले लाइन में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। और क्या है, आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज, LIC, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज, सारे की सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सब कुछ को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। बट एक छोटा सा आगे वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द IRDA। IRDA एक्ट का फुल फॉर्म क्या है बेटा, बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये भी काफी पुराना एक्ट है। ये एक्ट स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बनाया गया है, बट कंपनीज एक्ट उससे ऊपर बैठा हुआ है। और उन्होंने क्या बोला कि कंपनीज एक्ट सभी इंश्योरेंस कंपनी को तो एप्लीकेबल है, बट जिधर कंपनीज एक्ट एंड इस इंश्योरेंस एक्ट का डिशुम होगा, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन कुछ और बोल रहे, तो उस केस में हम इसकी मानेंगे, इंश्योरेंस एक्ट की। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली इंश्योरेंस के लिए है। बाकी सब केसेस में
इनकलाब जिंदाबाद, कंपनी एक्ट आगे रहेगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे सो गए क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस, गुड। आगे देखिए, बैंकिंग को भी नहीं छोड़ा, बैंकिंग कंपनीज को भी अप्लाई हो जाएगा। ICICI बैंक लिमिटेड कंपनी है, HDFC बैंक लिमिटेड बेटा कंपनी है, IDBI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, सब की सब कंपनीज है। बट बैंकिंग के लिए एक सेपरेट एक्ट भी है इंडिया में। देखिए वहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर से वही लॉजिक। सब ये जो सारी बैंकिंग वाले जो भी है, इन सबको कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल है, इनको बैंकिंग एक्ट भी एप्लीकेबल है। जिस पॉइंट पे बैंकिंग एक्ट की और कंपनीज एक्ट की डिशुम होगी, उस टाइम पे हम बैंकिंग एक्ट को जिता देंगे। मतलब बैंकिंग एक्ट के प्रोविजन ज्यादा स्ट्रांग माने जाएंगे, और जिधर डिशुम नहीं है, जिधर हम साथ साथ है, फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। सिंपल बात। अभी एग्जाम में ऐसा डिशुम नहीं लिखना है आपको, उसको हम लोग उसको लॉ में क्या बोलते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने डिशुम बोला, हमने डिशुम लिख के आ गए। अरे ओ, ऐसा डिशुम नहीं लिखना है आपको। मैं बताता हूं उसको टेक्निकली क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि जब एक एक्ट के प्रोविजंस किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उस टाइम पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन पीछे हट जाएगा और बैंकिंग एक्ट का प्रोविजन आगे बढ़ जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। टेक्निकली उसको कैसे कहते हैं? द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। सिंपल भाषा में, अपना मैंगो मैन लैंग्वेज में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो ज्यादा हायर साइड पे माना जाएगा एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। सिंपल। ओके, तो इंश्योरेंस को एप्लीकेबल हुआ, बैंकिंग को एप्लीकेबल हुआ। आगे, कंपनीज एंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, MSEB, सब कुछ, except where the provisions of the above act are inconsistent with the provision of the Electricity Act 2003। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा गई, 1947 में इंडिया आजाद हो गया था, ये पागल लोग इलेक्ट्रिसिटी की एक्ट 2003 में लेके आए। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या बोले कि ऐसी कोई भी कंपनी इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, उसको ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी एप्लीकेबल है। और जिधर क्या होगा, डिशुम कौन जीतेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सिंपल। नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और भी कोई एक्ट में और भी किधर कंपनी रजिस्टर हो रही है, उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। मतलब जिधर जिधर कंपनी नाम आएगा, उधर उधर ये तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 सांप के जैसा पीछे पीछे चलेगा। क्यों? अरे भैया, कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट, उसका मतलब दबदबा चलता है। ऑर्गेनाइज मतलब ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये जो दुनिया है, लॉ में कंपनीज एक्ट का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। आगे देखो, अब ये बड़ा मस्त वाला पॉइंट है, एंड दिस इज वेरी गुड। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड as the central government may by notification specify in this behalf। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्ड हमने अभी अभी कहीं तो देखा था। कौन बताएगा कहां पढ़ा था ये वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट? वेरी गुड, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो उसके लिए एक्ट अलग है, बट उधर भी कंपनीज एक्ट आएगा बीच में। क्यों? बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि जिधर वर्ड आया बॉडी कॉर्पोरेट, उधर ऐसा टपाक आ जाएगा कंपनीज एक्ट। ऐसा मतलब वो देखता रहता है पूरे लॉ की दुनिया में, कंपनीज एक्ट ऐसे देखते रहेगा कि कहां कहां बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जिधर बॉडी कॉर्पोरेट दिखा उधर कंपनीज एक्ट जाएगा। तो दूसरे किसी एक्ट में अगर वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट आया, कंपनीज एक्ट उधर कूद जाएगा। तो LLP एक्ट भले स्पेशल एक्ट है LLP के लिए, बट कंपनीज एक्ट भी बीच में घुसेगा। क्यों? बिकॉज LLP इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और देखो इधर लिखा हुआ है, such body corporate which are incorporated by any other act, LLP is a body corporate incorporated by the Limited Liability Partnership Act 2000। क्या था उसका डेट? क्या है भाई? 8 है क्या? 2008 है। अरे जरा अपने बुक्स के पन्ने पलट के देखो क्या है ईयर ऑफ LLP एक्ट, क्या ईयर है उसका?
अरे तुमसे पूछ रहा हूं, एलएलपी का ईयर क्या है, बताओ जल्दी। 2008। हाँ 2008। राइट। तो ये है वो चीज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बहुत सिंपल है, किस किस को अप्लाई होगा? सब कंपनीज को जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी में रजिस्टर्ड है, सब की सब इंश्योरेंस कंपनी, सब की सब बैंकिंग कंपनीज, सब की सब इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट वाली कंपनी, सब की सब बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी एक्ट में है, कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी भी एक्ट में हो, हम उसको अप्लाई हो जाएंगे। हम मतलब कंपनीज एक्ट। और लास्ट में क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट। तो एप्लीकेबिलिटी कहीं ऐसा पढ़ा क्या आपने? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ नहीं, खत्म। कंपनीज एक्ट कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर बॉम्बे से लेके उधर आसाम तक पूरे दायरे में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई? कंपनीज एक्ट मजबूत है, बहुत सिंपल है। तो चलो भाई, इस बेसिक से डेफिनेशन, इस बेसिक से बैकग्राउंड के साथ वी विल गो अहेड विद द कंपनीज एक्ट। मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, हम लोग सीधा फीचर पे जंप करेंगे, बिकॉज मैं बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुका कि कंपनी कब सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है, कौन सा टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है। जरा देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, अगर आपको याद है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में उस एक्ट में आने वाले हर शब्द का मीनिंग दिया होता है। बताया था नहीं बताया था? ये प्रूफ है आपके सामने। तो कंपनी, इस शब्द का मीनिंग भी कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी इस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। क्या कहते हैं? कंपनी मीन्स, बड़ा प्यारा छोटा सा डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। खत्म, यही डेफिनेशन है कंपनी का अंडर कंपनीज एक्ट। अभी अपन उस पर गए ही नहीं कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, गए नहीं उस पर अपन। सिर्फ कंपनी, प्लेन कंपनी का मीनिंग क्या? तो बोले ऐसा बच्चा क्या, ऐसा कंपनी जो हमारे एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ है या पिछले किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ है, वो कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। नाउ लेट अस फोकस ऑन फीचर्स ऑफ अ कंपनी। 11th स्टैंडर्ड का पहला एसपी का लेक्चर, पहले 2-3 लेक्चर याद आने चाहिए। फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो उधर सीखा है वो थोड़ा थोड़ा इधर है, समझ गए? तो लेट अस सी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, लीगली सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। और क्या क्या हमको पढ़ना है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब भी हम जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, चलिए फीचर पे जाने से पहले भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी और देना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट में क्यों लोग जाते हैं। देखिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, एक बात आप समझ लो, 3 मेन चीज होती है कंपनीज एक्ट में, और इन्हीं 3 खेलों में पूरी कंपनी एक्ट इसी में है। वो 3 मेन पार्ट क्या? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 बड़े पार्ट होते हैं। एक कंपनी खुद, एक कंपनी का मैनेजमेंट एंड एक कंपनी के ओनर्स। बस ये तीनों लोगों के इर्द गिर्द पूरा कंपनीज एक्ट बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कंपनी को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, साइन कर सकता क्या, परपेचुअल सक्सेशन, फलाना ढिमकाना, ऐसा बहुत सारा चीज कंपनी के रिलेटेड आएगा कंपनीज एक्ट में। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है बट उसको चला तो ह्यूमंस है ना, मतलब उसको ह्यूमन ही चला रहे हैं, लोग बैठे उधर जो उसको चला रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन दिमाग तो मुकेश अंबानी का है ना। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी है लेकिन दिमाग तो मुकेश अंबानी का है ना। सो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को बोला जाता है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। जो लोग कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, क्या प्राइस पे आएगा, क्या उसका स्कीम रहेगा, ये सारा की सारा पूरा डिसीजन किनके हाथ में होता है? कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में। और जो लोग उस मैनेजमेंट में होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी,
मुकेश अंबानी को क्या बोलेंगे? रिलायंस का डायरेक्टर बोलेंगे, बिकॉज ही इज एट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर एक सवाल है मेरे मन में, पूछो सर, ऐसा आप बोल रहे हो टॉप मैनेजमेंट, मतलब उसके नीचे भी कुछ होता है क्या? अगर कोई टॉप पे तो कोई नीचे भी तो होगा ना। यू आर करेक्ट। देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन कंपनी। एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर मैनेजमेंट। मैं रिपीट करूंगा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द कंपनी, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उनका कंपनी में चलता है, मतलब वो जो बोलेंगे वो होगा। मुकेश अंबानी और उसकी जो टीम है 11-15 लोगों की, वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से रिलायंस चलेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर द मेन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो सर फिर ये नीचे जो मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट है, इनका रोल क्या है? इनका रोल है ऊपर वालों की बात मानना। इनको बोलेंगे मैनेजर्स और उनको बोलेंगे डायरेक्टर्स। तो ज्यादा झंडा किसका चलेगा? डायरेक्टर का चलेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब बात करेंगे ओनरशिप के रिलेटेड। ओनर्स मतलब वो लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी में जब तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो तो तुमको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। आपने नाम सुना रहेगा शेयर कैपिटल। तो तुमको अगर टाटा ग्रुप का ओनर बनने का है तो कुछ नहीं, तुमको सिर्फ 200-300 रुपए का उनका शेयर लेना होगा एंड यू विल बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ओनर्स आर कॉल्ड एज members of the company, members of the company, family members of that company। सर क्यों? क्योंकि एक्चुअली कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये इन ओनर्स के वजह से ही इन्वेस्ट हुआ है। ये ओनर ने जाके कंपनी के शेयर को परचेस किया है और इन्हीं की बदौलत कंपनी में पैसा दिख रहा है और बिजनेस चल रहा है। बट भले ही पैसा ओनर का हो, कंपनी में आवाज चलेगी मैनेजमेंट की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का ओनर अलग है और उसका मैनेज करने वाला पर्सन अलग है। समझ गए? जैसे घर में होता है, ओनर तो आपके घर में पापा है, बट घर चलता है मम्मी के हिसाब से। समझ गए बात को? आई गेस इट इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड। घर का ओनर तो पापा है, बट चलेगी घर में मम्मी की। तो ओनर मेंबर है, बट मैनेजमेंट की आवाज चलती है कंपनी में। सो दिस इज अ क्लियर कट सेपरेशन। आप बोलोगे नहीं मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैं जो बोलूंगा तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे उधर। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट ने बोला हुआ है कि ओनर का काम है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना और चुप बैठना। उनका काम है कि ये मैनेजमेंट को इलेक्ट करना। यस, उनके हाथ में है लोगों को इलेक्शन में जिता के उधर बैठाना कंपनी में, फिर चुपचाप बैठ जाना। जैसे होता है ना, इंडिया में डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, वो कहते हैं ना फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी। बट देश को तो मोदी जी चला रहे। मोदी जी को भले ही जिताया हमने है, बट आवाज तो मोदी जी की चलती है ना। सेम सेट इज हियर। ओनर कोई और है, मैनेजमेंट किसी दूसरे के पास है। दिस इज द परफेक्ट बैकग्राउंड ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स मैंने बताया आपको, और इन्हीं तीनों के बीच पूरा की पूरा 470 सेक्शंस खेलने वाले। कभी बात करेंगे कंपनी की, कभी बात करेंगे डायरेक्टर की, कभी बात करेंगे ओनर की। इन्हों की बस इन्हीं के बीच पूरे के पूरे 470 सेक्शन यहां पे आ जाएंगे। अब बोलोगे सर क्या हमारे स्टडी में हमको 470 सेक्शन सीखना है क्या? अरे नहीं, इतने सेक्शन तुम अभी फाउंडेशन में सीख जाओगे तो तुमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा उधर। और आईसीआई और हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते छोटे से बच्चों की जान के साथ। आप तो बहुत छोटे हो अभी, समझ गए? इतनी सी तो दुनिया देखी आपने। तो आप फाउंडेशन में हो, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। सीए फाइनल में जाते जाते पूरे सेक्शंस पढ़ लोगे। सीए फाइनल के लॉ में पूरा की पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है तुमको, पूरा सेक्शन 1 से 470 सेक्शंस। ये एक एक्ट है। ऐसे टोटल 17 से 18 एक्ट आपको सीए फाइनल में पढ़ना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जता रहा हूं, बट वो बात का बाद में सोचेंगे, उसको छोड़ दो। अभी के लिए इतना सोचो, कंपनीज एक्ट इतना जो विशाल ये डायनासोर है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको फाउंडेशन में ऐसा ड्रॉप दिया है आपको। सो डोंट वरी, इट इज वेरी इजी गेटिंग अ फेयर बैकग्राउंड एज टू व्हाट इज कंपनी बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंपनी इटसेल्फ, उसका मैनेजमेंट एंड उसके ओनर्स। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे के पूरे 470 सेक्शन खेलने वाले कंपनीज एक्ट में। तो फाउंडेशन में तुम्हारा बेसिक्स बिल्ड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए आपको इतना बैकग्राउंड हम लोग दे रहे हैं।
अदरवाइज वी कुड जस्ट स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट, तो मजा नहीं आएगा उसमें, समझ गए। चलो वापस हम लोग ये कंटेंट पे आएंगे, बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी की, जब जाएंगे तब उसको देख लेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। अभी मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद के दम पे खड़ा है, बट चला तो उसको मुकेश अंबानी है, मोटा भाई चला रहे, कोई बात नहीं। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम। कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी किसी पे अपने नाम से केस फाइल कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी कंपनी पे केस फाइल कर सकता है। ओके, so now we will officially start with the Companies Act and we are on the part of features of company. We are on the part of features of company. सबसे पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, बहुत जबरदस्त, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका पहले मतलब बताऊंगा, फिर अपने केस लॉ देखेंगे और आज का लेक्चर इधर खत्म करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेटा क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। इसका यह मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने आप में एक अलग जुडिशियल पर्सन है, अपने आप में उसका एग्जिस्टेंस अलग है। जिस दिन कंपनी फॉर्म हो गई, लॉ की नजर में कंपनी फॉर्म होना मतलब घर में नए बच्चे का पैदा होना। जैसे हस्बैंड वाइफ दे हैव अ चाइल्ड, भले ही चाइल्ड उनका है बट उस चाइल्ड की अपनी जिंदगी अलग है ना, उसके अपने ख्याल अलग होंगे, उसका अपने पहने रहने सहने का ढंग अलग होगा। नो डाउट पेरेंट्स इन्फ्लुएशन मतलब इन्फ्लुएंस होता है, बट उसकी जिंदगी अलग है। उसी तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में भले ही उसको ह्यूमंस बनाएंगे, भले ही डायरेक्टर चलाएंगे, भले ही ओनर पैसा लगाएगा, बट कंपनी एक अलग एंटिटी है, उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। सर ये कैसे समझ में आता है? इसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क वाला डिसीजन है जिसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। किधर गया? अच्छा, वो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल में हमको देखना है, बट चलिए बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है, इसमें क्या हुआ था, ये लंदन का केस है, 1863 का केस है। उसमें क्या हुआ था, एक सोलोमन करके एक आदमी था, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। अरे व्हाट हैपन, अब चल क्यों नहीं रहा? सोलोमन एक आदमी था, वो यूके में रहता था और वो उसका अपना कोई तो छोटा सा बिजनेस था। अब उसकी बीवी, उसके बच्चे, उन्होंने बोला कि हमको भी बिजनेस में ज्वाइन होना है ताकि बिजनेस और बढ़े। तो इन्होंने क्या करा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी फॉर्म करा। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ऐसा कंपनी उसने फॉर्म करा और इस कंपनी ने ये सोलोमन का बिजनेस टेक ओवर किया। समझ गए? सोलोमन एक पर्सन है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी ने इस इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस टेक ओवर किया। ठीक है, इस कंपनी के टोटल शेयर्स थे 20,007, इसमें से 20,001 शेयर्स ये खुद सोलोमन के पास थे। सोलोमन एक आदमी है, बाकी के जो शेयर्स थे कुछ उसके बीवी के नाम पे और कुछ उसके बच्चों के नाम पे। ओके, अब इस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में थोड़ी पैसों की तंगी महसूस होने लगी, तो इस सोलोमन ने क्या करा, अपने जेब से 5,000 पाउंड, बिकॉज यूके का करेंसी क्या है, पाउंड, तो ये जो पाउंड है उसका ऐसे सिंबल होता है, तो उसने क्या करा, अपनी जेब से 5,000 रुपीज नहीं, पाउंड का लोन दिया कंपनी को, तो वो बन गया कंपनी के बैलेंस शीट में डायरेक्टर। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, अब देयर वाज एक और पर्सन था जिसका काफी अजीब सा नाम है, बट उसका स्टार्टिंग बी से है, तो अपन पकड़ेंगे बी कोई तो एक पर्सन है, उसने भी कंपनी को 5,000 पाउंड्स का लोन दिया, तो कंपनी के बैलेंस शीट में ये दोनों बन गए क्रेडिटर। समझ गए? और इसके पास कंपनी के डिबेंचर भी थे। डिबेंचर भी क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। तो यहां तक की कहानी तो समझ में आती है। तो यहां तक कंपनी के दिन अच्छे चले, कंपनी ने बिजनेस किया, कंपनी मतलब ये वाली सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो कंपनी ने बिजनेस अच्छा किया।
नो डाउट उस कंपनी को चला कौन रहा था? सोलमन। बट कंपनी एक अलग एंटिटी है, ये कब प्रूव हुआ? जब आगे कुछ कंपनी की जिंदगी में हादसे हुए। बड़ी ध्यान से सुनना क्या हुआ। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया और ये सारे पैसे इस कंपनी में चले गए, कंपनी को बिजनेस में जबरदस्त नुकसान होने लगा। दिन रात कंपनी की तरक्की नहीं हुई, कंपनी की दुर्गति होने लगी, कंपनी लॉसेस खाने लगी, बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। और ऐसे करते करते ये जो सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड है, ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, मतलब बोरिया बिस्तर बंद, ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब जब लिक्विडेशन में कोई भी कंपनी जाती है तो यू नो दैट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करता है? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी, और फिर वो सारे एसेट्स का ले बेच करके हिसाब सेटल करता है। तो इनके सोलमन कंपनी लिमिटेड के बैलेंस शीट में दो बड़े लोन होल्डर थे। कौन कौन? एक तो सोलमन खुद और दूसरा वो बी वाला बंदा। तो इस कंपनी ने क्या करा, बी को तो पैसे दे दिए बट सोलमन को पैसा नहीं दिया। बाकी के जो क्रेडिटर थे, मतलब ये दो बड़े क्रेडिटर थे बट बाकी के भी लोग छोटे छोटे क्रेडिटर बहुत थे। इन बाकी लोगों ने क्या बोला, कोर्ट में जाके कंपनी पे केस फाइल कर दिया और ये बोला कि ये सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड तो सोलमन की ही है, भले ही उसने कंपनी को लोन दिया है बट इट इज लाइक कि उसने अपने ही बिजनेस को लोन दिया है, तो उसको लोन वापस देने की जरूरत नहीं है। पहले वो लोन का पैसा बाहर वाले क्रेडिटर को चुकाओ और फिर अगर कुछ बच गया तो सोलमन को देना, वरना सोलमन को मत देना। ऐसा मुकदमा चला कंपनी पे। इन बाकी के क्रेडिटर ने इनकलाब जिंदाबाद कर दिया उधर। उस केस में ये जो कोर्ट है ना, मतलब जैसे इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे लंदन में जो टॉप मोस्ट कोर्ट है उसको कैसे है? उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उधर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, उधर क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये उधर का सुप्रीम कोर्ट है, उधर ये केस चला गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक ऐसा डिसीजन पास किया जो आज तक कंपनीज एक्ट में उसको पढ़ा जाता है। और देखिए मैं भी आपको पढ़ा ही रहा हूं, इतना वो जबरदस्त डिसीजन है। 1863 की बात है, तब आप और मैं तो पैदा भी नहीं हुए थे, तब का डिसीजन आज चल रहा है। मतलब कितना पावरफुल डिसीजन है। उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक डिसीजन पास करा। उन्होंने बोला कि सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है। पहले इस बात को देखो, सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है, मतलब इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। भले ही उसको पूरा सोलमन मैनेज करता है, उसकी उस कंपनी में चलती है, वो ही पूरा कुछ सब कुछ देख रहा है, और हालांकि उसका ही बिजनेस कंपनी ने टेक ओवर किया है, बट फिर भी सोलमन कंपनी लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और सोलमन अलग है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो कंपनी है मतलब ही सोलमन है, तो एक कंपनी ने सोलमन को नहीं दिया तो भी चलेगा, बिकॉज ये तो इसी का मतलब ये सब आपस में मिक्सचर है। कंपनी तो सिर्फ एक मुखौटा है, काम तो सोलमन ने किया है, ऐसा लोगों ने क्लेम किया था। और लोगों ने क्या मुकदमा ठोका था कि ये साले सोलमन को पैसा मत दो। क्यों? इसी ने कंपनी को डुबाया है, यही कंपनी का ओनर है, और कंपनी मतलब ही सोलमन और सोलमन मतलब ही कंपनी, ऐसा लोगों ने इल्जाम लगाया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला चुपचाप बैठ जाओ। कंपनी लॉ क्या कहता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ऑल इट्स ओनर्स। भले ही सोलमन के पास कंपनी के 98% शेयर थे, बट फिर भी, और भले ही वो कंपनी का मैनेजमेंट में भी मैनेजिंग डायरेक्टर था, बट फिर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि सोलमन मतलब ही सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड मतलब ही सोलमन ना, दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट। और सोलमन को उसका पैसा वापस दिया गया कंपनी में से। इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिश्ते नाते इमोशन गए सब खड्डे में, कंपनी अलग, उसके ओनर मैनेजमेंट अलग। सो दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन 1863 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फेमस केस लॉ, नाम है सोलमन वर्सेस सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड। उधर जो कुछ भी लिखा है आपके आगे आएगा सिलेबस में, मतलब इस चैप्टर में जब आप आगे बढ़ेंगे उधर पूरा केस लॉ उन्होंने दिया हुआ है।
जो उन्होंने दिया हुआ है वो पूरा मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया. नाउ टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ऐसा दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम्हारे कि कंपनी अलग है और पर्सन अलग है. ऐसा मन में नहीं लाना इमोशन, अरे सर सॉलमन कंपनी लिमिटेड सब एक ही तो है ना. सॉलमन कंपनी लिमिटेड एक अलग पर्सन है और सॉलमन अलग पर्सन है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अलग है वो अलग, मतलब ये एक ही है, ऐसा नहीं. अलग है ना तो इसको पैसा वापस देना पड़ेगा. और इस केस में सॉलमन को भले ही पूरा रीपेमेंट नहीं हुआ बट जितना हुआ रीपेमेंट का होना जरूरी है. तो इस केस लॉ से वो कहता है ना एक पत्थर की लकीर खिंच गई बिटवीन कंपनी एंड इट्स ओनर्स एंड द मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये दो अलग लोग हैं. तो अगर लायबिलिटी कंपनी पे आती है तो उसके लिए मैनेजमेंट एंड ओनर जिम्मेदार नहीं है. हाँ, कुछ केसेस में हम ओनरशिप को पकड़ेंगे जिधर फ्रॉड वाला किस्सा है, जिधर आप इस रूल का गलत फायदा लेते हो फ्रॉड करने के लिए, उस टाइम पे हम पीछे छुपे हुए आदमियों को पकड़ेंगे. बट अभी के लिए आप इतना समझो कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है. चलिए उस फीचर को थोड़ा सा रीड करेंगे और आज का क्लास खत्म करेंगे. चलो इस केस लॉ को रीड करेंगे थोड़ा सा यहां से यहां तक. कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. कंपनी अपने नेम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, अपने नेम पे प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, उसके बैलेंस शीट में वो आएगा. ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब मेंबर्स, द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स. The shareholders are not private or joint owners of the company property. तुम ऐसा नहीं बोल सकते कल उठ के कि मैंने टाटा में पैसा लगाया तो वो टाटा का प्लांट मेरा है. कंपनी से बोलेगा बेटा घर पे भाग, टाटा में तूने पैसा लगाया, तुम सिर्फ ओनर हो उस एसेट का जो जिसके नाम पे है वो है टाटा पावर लिमिटेड या टाटा मोटर्स लिमिटेड. तो वो उधर जो टाटा नैनो वगैरह जो कुछ भी बनता है वो टाटा कंपनी के नाम पे है. तुम्हारा सिर्फ पैसा लगा है, कार तुम्हारे नाम पे नहीं है, कार अभी भी टाटा के नाम पे. ये फर्क है. बिकॉज वाई? एक ही आंसर, सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज, अभी एक नया केस लॉ, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925. आजादी के पहले का केस है ये. तो इंडिया तो तब आजाद भी नहीं हुआ था, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इधर उधर के कंट्री के केसेस को चोर चार के इधर डाल दिया है. देखो आगे क्या लिखा हुआ है. फैक्ट्स ऑफ द केस, एम वॉज होल्डर ऑफ नियरली ऑल द शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी. जैसे वो सॉलमन 98% शेयर लेके बैठा था, ये एम भी उस टिम्बर कंपनी में ऑलमोस्ट सारे शेयर उसी के पास थे एक्सेप्ट सम. ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. जैसे सॉलमन अपने कंपनी में क्रेडिटर था, ये भी अपने कंपनी में क्रेडिटर था. एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम. अब इधर गलती क्या हो गई, एक तो टिम्बर कंपनी है, उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो वो स्टॉक का ना इंश्योरेंस लेना पड़ता है. तो ये जो हमारा भाई है एम, इसने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि तुम इंश्योरेंस कवर मेरे नाम पे दे दो इस स्टॉक को इंश्योर करने के लिए. देखो वही लिखा हुआ है, एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर ऑन हिज ओन नेम. मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के नाम की थी कि एम के नाम की थी. इंश्योरेंस पॉलिसी भले ही कंपनी के लिए ली थी बट इंश्योरेंस पॉलिसी पे नाम एम का था. अभी आगे देखो क्या हुआ. द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर. वो पूरा जो टिम्बर है वो जल के खाक हो गया. टिम्बर मतलब लकड़ा होता है. एम क्लेम द इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन. हेल्ड the insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of the property owned by the company for he has no legal or equitable interest in them. देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है. किस्सा समझ में आया कि आपको, एक टिम्बर कंपनी है, उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर, सबसे ज्यादा शेयर्स एम के पास है. इसके पास, इस टिम्बर कंपनी के पास बहुत सारा टिम्बर स्टॉक में पड़ा था, बहुत सारे लकड़े स्टॉक में पड़े थे. ये एम होशियार ने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी से अपने नाम पे पॉलिसी ली इस कंपनी के स्टॉक को इंश्योर करने के लिए. ठीक है, अब ये सारे लकड़े जल के खाक हो गए.
ये जो पूरा स्टॉक था ये एम के नाम पे था कि कंपनी के नाम के था? टेल मी, आपसे आंसर चाहेंगे। ये पूरा स्टॉक किसके नाम पे था? कंपनी के नाम। कंपनी के नाम पे। अब जब सारे लकड़े जल के खाक हो गए, ये एम होशियार उस कंपनी, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और उसको बोला, अरे वो देखो वो लकड़े जल के खाक हो गए, मैंने लकड़ों के लिए उधर जो है इंश्योरेंस लिया था, तो चलो मेरे को पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी हंसने लगी। इंश्योरेंस कंपनी बोली चल भाग, वो लकड़े ना तो तुम्हारे पहले थे, ना आज है, ना हो सकते हैं। वो लकड़े, वो जो टिम्बर है, वो टिम्बर कंपनी के नाम पे थे, तो लॉस कंपनी को हुआ है, तुमको थोड़ी हुआ है। बट वहां पे एम बोला, अरे बट कंपनी का तो बड़ा मैं शेयर होल्डर हूं, वो इंश्योरेंस मैंने उसके लिए लिया था। बट इंश्योरर ने क्या बोला, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो टिम्बर कंपनी के नाम पे, लॉस कंपनी का, इंश्योरेंस पॉलिसी एम के नाम पे। तो इंश्योरेंस वाले ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तुमको क्लेम नहीं देंगे। क्यों? लॉस कंपनी का हुआ है, तुम्हारा थोड़ी। अगर तुमको लॉस होता तो हम इंश्योरेंस देते। इधर भी क्या प्रूव हो गया? दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कितना भी तुम्हारे मन में कंपनी के लिए प्यार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस केस लॉ? समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही। टुमारो क्लास वुड बी एट द सेम टाइम। थैंक यू।